दोस्तों अहबाब, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पाए जाने वाले खतरात को आप तफसील से जान चुके और आपको इस बात का बखूबी इल्म हो चुका कि कंस्ट्रक्शन का अमल जारी रखना न सिर्फ हमारी ज़रूरत बल्कि हमारी मजबूरी है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो लातादाद खतरात का मजमुआ है और ये जान लेने के बावजूद भी हम कंस्ट्रक्शन के अमल को ना तो रोक सकते हैं और ना ही बगैर कंस्ट्रक्शन हमारी तरक्की का कोई दूसरा मुतबादल ज़रिया हमें मुमकिन नज़र आता है। मिसाल के तौर पर रहने के लिए घर चाहिए, पढ़ने के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इलाज के लिए अस्पताल, खेल के लिए मैदान, खेल देखने वालों को स्टेडियम, पहनने के लिए कपड़े और कपड़ों के लिए फैक्ट्री और मशीनरी का इस्तेमाल, खाने के लिए आटा और आटे के लिए फ्लोर मिल्स और अगेन हैवी मशीनरी का इस्तेमाल। दोस्तों अहबाब, अगर हम गौर से मुशाहिदा करेंगे तो मुझे और आपको ज़िंदगी के हर पल में मुश्किल और हर काम मशीनरी और औजारों के साथ जुड़ा नजर आएगा। इन सभी कामों को अंजाम देने के लिए जदीद तरीन मशीनरी और कंस्ट्रक्शन का अमल लाजम और मलजूम दिखाई देते हैं। हम ये तो समझ चुके कि कंस्ट्रक्शन को रोकना हमारे बस में नहीं, ये भी समझ चुके कि मशीनरी, औजार या हथियारों के इस्तेमाल से जान छुड़ाना भी हमारे बस में नहीं। फिर पीछे जो कहानी बचती है कि काम तो बहरहाल करना ही पड़ेगा, खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि ये खतरात, ये हैजर्ड्स हमारे काबू में आ जाए, या दूसरे लफ्ज़ों में इन हैजर्ड्स को इस तरीके से ट्रीट किया जाए कि ये हमारी सेहत, सलामती और कारोबार के लिए नुकसानदेह साबित होने के बजाय नफ़ा बख्श साबित हो सके। भले हम समुंदर में तेल निकालने का काम करें या फिर बुर्ज खलीफा की 169वीं मंजिल पर ग्लास क्लीनिंग का काम कर रहे हों, हम खुद को महफूज रख सकें, हम अपने आसपास में मौजूद दूसरे लोगों को भी महफूज रख सकें। मगर ऐसा कैसे मुमकिन होगा? ऐसा करने के लिए हमें खतरात को मैनेज करने का या हैजर्ड्स की मैनेजमेंट का काम सीखना पड़ेगा। दोस्तों हबाब, हमारा आज का टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ हैजर्ड्स, या दूसरे लफ्ज़ों में वर्क प्लेस कंट्रोल मेजर्स, यानी खतरात के बावजूद काम को अंजाम देना है, मैदान छोड़कर या पीठ दिखाकर भागना नहीं, बल्कि खतरात से नबर्द आजमा कैसे होना है और खतरात के बावजूद अपनी महारत, काबिलियत और सलाहियत से खुद को और दूसरों की ज़िंदगियों को कैसे महफूज बनाना है। मैं हूं आपका दोस्त जावेद और आप देख रहे हैं सेफ्टी फर्स्ट। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपको मिलता रहे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, लेकिन छोटा सा फर्क आपको सादा लफ्ज़ों में समझाना ज़रूरी समझता हूँ। हैजर्ड्स को आप जान चुके हैं। उर्दू में हैजर्ड के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है खतरा। एक दूसरा लफ्ज़ जो इस ट्रेनिंग में कई बार आपके कानों से टकराएगा वो है रिस्क। रिस्क का भी अगर उर्दू में मतलब लिया जाए तो रिस्क का मतलब है खतरा। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये गोरा पागल का बच्चा था जो एक ही लफ्ज़ की जगह दो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। आपको बेसिक से समझाना इसलिए चाहता हूँ ताकि आपकी बुनियादें इतनी मजबूत हों कि आप इस पर कोई किला तामीर करना चाहें या ताजमहल। डर, खौफ या अंदेशे वाला कोई भी नुक्ता
आपकी शख्सियत में जगह न बना सके। इसलिए सबसे पहले हैजर्ड और रिस्क का फर्क जान लीजिए, इनके अंदर क्या कनेक्शन है उसे भी जान लीजिए। सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से छोटी छोटी मिसालों के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों अहबाब, हैजर्ड जैसा कि बिजली, रिस्क होगा करंट लगना, जलना या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाना। हैजर्ड की दूसरी मिसाल वर्किंग एट हाइट यानी बुलंदी पर काम करना। रिस्क होगा बुलंदी से गिरना, गिर कर हड्डियां तोड़वा बैठना या फिर जान से चले जाना। इससे भी आसान मिसाल हैजर्ड सांप और उसका डसना और डसने के अमल की वजह से जहर का जिस्म में फैलना और इंसान की मौत वाक़ई हो जाना, ये रिस्क कहलाएगा। इन तीनों मिसालों से आप पर यह जाहिर हो चुका कि हैजर्ड कोई भी सोर्स, सिचुएशन या एक्ट जिसके अंदर नुकसान पहुंचाने की सलाहियत या ताकत मौजूद होती है, हैजर्ड कहलाता है। अगर आप हैजर्ड और हैजर्ड की अकसाम या उसकी टाइप्स को जानना चाहते हैं तो काइंडली स्क्रीन पर नजर आने वाले लिंक को क्लिक कीजिए। हैजर्ड के बरक्स रिस्क एक चांस लेने का नाम है, उस हैजर्ड से छेड़छाड़ करने का नाम है, खतरे को मोल लेने का नाम है। खतरे को मोल लेना रिस्क कहलाता है। ये खतरा बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी, यानी खतरा ज्यादा भी हो सकता है और खतरा कम भी। और ये खतरा दर हकीकत किसी की जान, सेहत या माहौल को आलूदा बना सकता है, या फिर कई लोगों की सेहत और जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। कि खतरा कितना कम या ज्यादा है, इससे कितना कम या ज्यादा नुकसान हो सकता है, इस नुकसान होने के चांसेस कितने कम या ज्यादा हैं, इस नुकसान की शिद्दत या कमी का तनासब क्या होगा, ये नुकसान कितने कम वक्त में या कितनी बार मुतवक्के है। इन सभी सवालात का जवाब देने के लिए HSC टीम एक प्रोसेस बनाती है जिसको रिस्क असेसमेंट बोला जाता है। अब अगर आप रिस्क असेसमेंट के स्टेप्स को जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नजर आने वाले लिंक को क्लिक कर दें। दोस्तों अब जब हमें इन सभी सवालों के जवाबात मिल जाते हैं तो फिर खुद ही सोचिए, खतरात को निपटाना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहता। दोस्तों अब बचाव के दो ही तरीके हैं, या तो खतरात को कम से कम तर किया जाए ताकि हमारा उनसे आमना सामना ही ना हो, या फिर दूसरा कि खतरात के मुतल्लिक पहले से जानकारी हासिल करके हम उनसे निपटने का बंदोबस्त कर सकें। इस मकसद के लिए आपको 5 निकाती एजेंडा याद रखना पड़ेगा। पहला स्टेप होगा आइडेंटिफिकेशन, यानी खतरात की निशानदेही कि कौन सा खतरा किस जगह, किस टास्क या एक्टिविटी की वजह से मुमकिन है। मसलन कन्फाइंड स्पेस की एक्टिविटी करना पड़ेगी और इसमें मुमकिन तौर पर ऐसे कौन से अवामिल हैं कि जो सेहत और सलामती को खतरे में डाल सकते हैं। दूसरा स्टेप होगा कि इस बात का तयन किया जाए कि कन्फाइंड स्पेस के मुमकिन खतरात से कौन कौन मुतासर हो सकता है। मिसाल के तौर पर हेड ऑफिस का स्टाफ, कंस्ट्रक्शन साइट ऑफिस का स्टाफ, कंस्ट्रक्शन साइट का स्टाफ, CS में एंट्री करने वाला वर्कर, या फिर साइट के करीब से गुजरने वाली रोड पर पैदल चलने वाला कोई राहगीर। तीसरा स्टेप होगा कंट्रोल्स का, यानी इस बात की तसल्ली की जाए कि क्या हमारे पास या हमारी साइट पर इस काम को अंजाम देने के लिए पहले से कोई हिकमत अमली मौजूद है। मिसाल के तौर पर हमारे पास कन्फाइंड स्पेस में काम करने वाले हुनरमंद और तरबियत याफ्ता लोग मौजूद हैं। क्या कन्फाइंड स्पेसेस में जो खतरात दरपेश हैं जिनका तज़किरा हम स्टेप 1 में कर चुके कि जहरीली गैसेस हो सकती हैं, उन गैसेस को मॉनिटर या मैयर करने के आलात भी मौजूद हैं। या
जो आलात मौजूद हैं उनको ठीक तरीके से इस्तेमाल करना भी किसी को आता है या नहीं, या फिर अगर गैसेस की मौजूदगी में काम करने की ज़रूरत होगी तो उसके लिए हमारे पास कोई बंदोबस्त है, या फिर उसके लिए हमें SCBA सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग ऑपरेटर्स का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर कोई शख्स कन्फाइंड स्पेस में बेहोश हो जाए तो उसे रेस्क्यू करने के लिए और हॉस्पिटल ले जाने के लिए हमारे पास इंतजामात मौजूद हैं, या इस मकसद के लिए अभी हमें अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है। दोस्तों अहबाब, चौथा स्टेप होगा इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट्स। तीनों तीनों स्टेप्स में जो काम हमने किया है, हम उन अवामिल का, इंतजामात का, अपनी कैपेसिटी का और परफॉर्मेंस का जायज़ा लेंगे, और जहां भी हमें लगेगा कि इस मखसूस नुक्ते पर हमें मज़ीद पेशरफ्त की गुंजाइश मौजूद है जिससे काम में मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है, या फिर अगर इस नुक्ते को जूं का तूं छोड़ दिया जाए तो फिर ये किसी भी लम्हे हमारे किसी साथी वर्कर की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकता है। हम स्टेप 4 में इस प्रोसेस में मज़ीद किसी कमी की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे ताकि हमारा प्रोजेक्ट, हमारी साइट या फिर हमारी कंपनी किसी हादसे की वजह से, किसी नुकसान की वजह से अपना वकार या इमेज ना खो बैठे, बल्कि हमारा मतमा नज़र होना चाहिए बेहतर से बेहतरीन का सफ़र, और वो भी बिना किसी रोक और रुकावट के। स्टेप नंबर 5, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। जब हमने इवेलुएट किया था तो हमें जो चीज़ें इफ़ेक्टिव नज़र आई थी उनको रहने दिया, और जिन चीज़ों में तब्दीली की या बेहतरी की गुंजाइश मौजूद थी, उन खामियों को जिनकी निशानदेही स्टेप 4 में कर दी गई है, उनकी दुरुस्ती का अमल मुकम्मल किया जाएगा ताकि हमारा प्रोसेस मुकम्मल तौर पर सेफ हो सके और हमारे प्रोजेक्ट में सेफ्टी के कंट्रोल मेजर्स की इफेक्टिवनेस इस हद तक पहुंच जाए कि हम हादसात या नुकसानात से अपने आप को बचा सकें। लेकिन यहाँ ये बात याद रखने की है कि रिव्यू और मॉनिटरिंग का अमल जारी और सारी रहने वाला अमल है, और इसका मकसद होता है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, सेफ्टी के हाई स्टैंडर्ड्स को अचीव करने की तरफ लगातार सफर। दोस्तों अहबाब, मामला तो सीधा साधा लगता है, इतने छोटे से काम के लिए इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह वाले सेफ्टी वालों को रखने की भला क्या ज़रूरत है। ये वो सवाल होता है जो मैनेजमेंट के दिलो दिमाग में हर वक्त हिचकोले लेता रहता है, भले वो मैनेजमेंट यूके की हो या फिर यूएई की। मैं बस आपसे गुजारिश करूंगा कि ये बहुत पेचीदा और मुश्किल तरीन काम है, लेकिन उनके लिए जो काम करना चाहते हूँ और जिन्हें काम करना भी आता हो, वरना ये काम बहुत आसान है। आप पूछेंगे कैसे? वो इस तरह कि किसी दूसरी कंपनी में बैठे अपने दोस्त को फोन घुमाएं और मिन्नत तरला करें कि साहब मेरे लिए कन्फाइंड स्पेस की रिस्क असेसमेंट की कॉपी भेज दो। उसने जो ही अपनी कंपनी का डॉक्यूमेंट आपको सेंड किया, आपने जल्दी जल्दी से उसकी कंपनी की जगह अपनी कंपनी का नाम लिख डाला, उसके प्रोजेक्ट की जगह अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा, और जिसने ये रिस्क असेसमेंट प्रिपेयर किया था उसकी जगह अपना नाम लिखा, प्रिंटिंग की कमांड दी, और यूं रिस्क असेसमेंट तैयार। शाबाशी भी मिलती है, आप एफिशिएंट भी समझे जाते हैं, और आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है। अगर मैं मुबालगे से काम ना लूं तो 70% से ज़्यादा HSC प्रोफेशनल्स इसी फार्मूले को अपनाते हैं और वो इसमें कामयाब भी होते हैं। लेकिन दर हकीकत ये बहुत बड़ा फ्लॉ, ब्लंडर और सेफ वर्क प्रोसीजर्स के नाम पर खिलवाड़ होता है, जो कभी भी किसी भी शख्स की जान को
खतरे में डाल सकता है, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि उसकी कन्फाइंड स्पेसिस और आपकी कन्फाइंड स्पेसिस की नेचर ऑफ एक्टिविटीज में बहुत बड़ा फर्क हो सकता है उसके प्रोजेक्ट में कन्फाइंड स्पेस एंट्री जस्ट मैन होल्स की इंस्टॉलेशन और कनेक्शन तक महदूद थी, मगर आपने तो लाइव सीवर में स्टॉपर्स को इंस्टॉल करना था और सीवर की लाइव लाइंस को डाइवर्ट करना था। जहां जस्ट मैन होल रखने थे और पाइपिंग का काम करना था, वहां ऑक्सीजन डेफिशिएंसी का पहलू नुमाया तो था, मगर लाइव सीवर में तो H2S का लेवल 1000 ppm से भी ऊपर हो सकता है। क्या डॉक्यूमेंट को टेम्पर करने या किसी के नाम की जगह अपना नाम लिखने से वर्कर्स की जिंदगियों को बचाया जा सकता है? शायद ये नामुमकिन होता है। इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी होगा कि आप अपने प्रोजेक्ट और उसके अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को मद्देनज़र रखकर सबसे पहले हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई करें और हर एक्टिविटी का अलग अलग रिस्क असेसमेंट करें। मगर सवाल ये है कि हैज़र्ड्स की निशानदेही किस तरह से मुमकिन है। मिसाल के तौर पर जो काम करने वाले लोग हैं उनसे मशावरत करके, साइट की इंस्पेक्शन करके, सेफ्टी डाटा शीट की स्टडी करके, लेजिस्लेशन और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की जानकारी लेकर, सिमिलर नेचर के टास्क्स, नियर मिसेस और एक्सीडेंट रिपोर्ट्स को पढ़कर, या एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स को जानकर, रिस्क असेसमेंट की स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेकर, सर्वेज और ऑडिट फाइंडिंग्स की फीडबैक रिपोर्ट को पढ़कर, एक्टिविटी से रिलेटेड टेक्निकल लोगों से मशावरत करके, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के माहिरीन से राय लेकर, अपने सेंसेस, तजर्बे, जजमेंट और ऑब्जर्वेशन स्किल्स को वतीरा बनाकर आप अपनी साइट पर हैजर्ड्स की निशानदेही बआसानी कर सकते हैं। फकत कॉपी और पेस्ट से ना तो आपकी स्किल्स डेवलप होंगी और ना ही ये किसी की जिंदगी बचाने में कारआमद तरीका साबित हो सकता है। अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, यानी एक्टिविटीज़ का पता चल गया और उन एक्टिविटीज़ में मुमकिन तौर पर जो हैजर्ड्स पाए जाते हैं हमने उन सब के बारे में भी तफसील से जान लिया। अब ये पता लगना बाकी है कि इन खतरात का निशाना कौन बन सकता है और कैसे बन सकता है। साल के तौर पर प्रोजेक्ट में 500 लोग काम कर रहे हैं और इस लिस्ट में जनरल मैनेजर से लेकर ऑफिस बॉय तक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर से लेकर ऑर्डिनरी लेबर तक सभी शामिल हैं। क्या सभी के लिए एक जैसी एहतियाती तदाबीर तैयार की जानी चाहिए या फिर की जा सकती हैं? क्या बुलंदी यानी वर्क एट हाइट पर काम करने वाले को ऑक्सीजन डेफिशिएंसी का सामना होगा जो तीसरी मंजिल पर स्कैफोल्डिंग इरेक्शन कर रहा है? क्या लैंड सर्वेयर को गिरने से बचाने के लिए फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस चाहिए होगी जब वो नॉर्मल ग्राउंड पर खड़ा होकर टोटल स्टेशन की मदद से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल्स की रीडिंग ले रहा होगा? दोस्तों अहबाब, आपने काम की नौइयत और उस काम को इंजाम देने वाली टीम के अफराद के मुतल्लिक अपनी सिफारिशात मरतब करनी है, न कि हर किसी के लिए जिसका उस काम से कभी कोई लेना देना ही नहीं। मिसाल के तौर पर ऑफिस बॉय को कन्फाइंड स्पेस एंट्री ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत होगी? ये तो उन लोगों के लिए ज़रूरी हो सकती है जिन्होंने इंट्रेंट, अटेंडेंट या फिर रेस्क्यू टीम के मेंबरान की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी अंजाम देनी है। अब पहले मुतल्लिकीन का इंतखाब, फिर मुतल्लिकीन को लाहक खतरात, किस हद तक जख्म होगा, खाली खुजली हो सकती है, दर्द हो सकता है या फिर छाले पड़ सकते हैं, या बात फ्रैक्चर या उससे भी बढ़कर फैटल एक्सीडेंट यानी मौत का सबब बन सकती है। स्टेप नंबर 2 में सेवेरिटी और प्रोबेबिलिटी
दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिनको आपने हमेशा मद्देनजर रखना है, समझना है। प्रोबेबिलिटी के लिए दूसरी मुतबादिल टर्म लाइक्लीहुड भी यूज होती है। दोनों का मतलब है इम्कान, यानी हादसा या जख्म होने का चांस कितना हो सकता है। दूसरा लफ्ज है सेवरिटी। अब अगर हादसे का इम्कान पता लग गया तो फिर हादसे के नतीजे में जख्म, दर्द किस कदर शदीद हो सकता है, ये कहलाएगा सेवरिटी। हादसे की शिद्दत का पहलू सेवरिटी में आएगा। अगर आप प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड या सेवरिटी को समझना चाहते हैं तो काइंडली स्क्रीन पर नजर आने वाले लिंक को क्लिक कर दीजिए। आपको बआसानी रिस्क रेटिंग की पूरी कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। दोस्तों अब आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। जैसा कि स्टेप नंबर 1 में हैजर्ड्स की तफसील, डिटेल हमने जान ली। स्टेप नंबर 2 में रिस्क का लेवल जान लिया, हादसा होने के इम्कानात और उसके नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल या नुकसानात का अंदाज़ा हमें लग चुका। अब इन नुकसानात से बचाव के तरीक़ाकार का तयन किया जाएगा कि आखिर किस तरह हम इन ख़तरनाक कामों को अंजाम देंगे, लेकिन हादसात से बचा कर, या फिर हादसात के इम्कानात में कमी लाकर, या फिर हादसे के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल की शिद्दत को काबू करके। अगर आम तरीन लफ्ज़ों में बोलूँ तो स्टेप नंबर 3 में हम सीखेंगे हाउ टू फिक्स द प्रॉब्लम्स, कि जो मसले हमारे सामने आए हैं हमने उन्हें दुरुस्त कैसे करना है, ठीक कैसे करना है, ताकि हम किसी हादसे से, तकलीफ से, नुकसान से, जख्म से या मौत से बच सकें। हम अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर सकते हैं, हम अपनी कंपनी को नुकसानात से बचा सकते हैं, और किस तरह हम अपनी कंपनी की प्रोफाइल और इमेज को, इंतहाई ख़तरनाक एक्टिविटीज़ को बग़ैर हादसात के वक्त मुकर्रर के अंदर मुकम्मल करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को एक्सपेंड करने में नुमायां किरदार अदा कर सकते हैं। इन सब के लिए हमें कंट्रोल्स को समझना पड़ेगा, और याद रखिए कंट्रोल्स के भी मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, हमें हर अंदाज को समझना होगा। मेनली कंट्रोल्स के 5 तरीके हैं। नंबर 1 एलिमिनेशन, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन, नंबर 3 इंजीनियरिंग कंट्रोल, नंबर 4 एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और नंबर 5 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। दोस्तों आज मैं आपको कंट्रोल्स की मुख्तसरन अंडरस्टैंडिंग दूंगा, और बाद में किसी वक्त एक कंप्लीट वीडियो इस पर अपलोड करूंगा ताकि आपको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्स का हर तरीका इन डेप्थ बआसानी समझ में आ सके। दोस्तों आप देख रहे हैं सेफ्टी फर्स्ट, और आज का हमारा टॉपिक है वर्क प्लेस कंट्रोल मेजर्स आर हाउ टू मैनेज हैजर्ड्स एट साइट। अब आते हैं कंट्रोल्स के स्टेप नंबर 1 की तरफ, वो है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब है कि हैजर्ड यानी खतरे का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर डालना। मिसाल के तौर पर एक मशीन गार्ड्स के बगैर चल रही थी, आपने उस मशीन को साइड से निकाल बाहर किया। याद रखिए हैजर्ड्स को कंट्रोल करने का ये सबसे बेहतरीन और इफेक्टिव तरीका है, मगर अमूमन ऐसा करना हर मामले में मुमकिन नहीं होता, और मजबूरन हमें दूसरे स्टेप्स पर जाना पड़ता है। कंट्रोल्स का दूसरा स्टेप है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी ज़्यादा खतरनाक केमिकल को कम खतरे वाले केमिकल से बदल देना। मिसाल के तौर पर सॉल्वेंट बेस्ड पेंट की जगह हम वाटर बेस्ड पेंट का इस्तेमाल शुरू करें। कंट्रोल्स का तीसरा स्टेप है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स का मतलब ये होगा कि जिस सोर्स से हैजर्ड जनरेट हो रहा था उसको इनक्लोज करना, यानी उसे पिंजरे में बंद कर देना। मिसाल के तौर पर अगर शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो लोगों की ज़िंदगी को लाहक खतरात
कम से कमतर हो जाते हैं। इसी तरह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर वेंटिलेशन सिस्टम का अरेंज करना, गार्ड्स को फिक्स करना, फ्यूम हुड्स और साउंड इनक्लोजर्स सब इंजीनियरिंग कंट्रोल्स की मिसालें हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कंट्रोल को इन डेप्थ जानना चाहते हैं तो इन 4 बातों को याद रखें जिन्हें इंजीनियरिंग कंट्रोल्स की बैकबोन कहा जा सकता है। नंबर 1 रीडिजाइनिंग, नंबर 2 ऑटोमेशन, नंबर 3 कंटेनमेंट और नंबर 4 गार्डिंग। कंट्रोल्स का स्टेप नंबर 4 है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब ये होगा कि काम से मुतल्लिका सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करना, सेफ्टी साइंस को पोस्ट करना, परमिट टू वर्क सिस्टम का इतलाक करना, जॉब रोटेशंस और रेस्टिंग पीरियड्स के मुताबिक डिसाइड करना, सेफ्टी ट्रेनिंग्स का एहतमाम करना, नियर मिस रिपोर्टिंग को यकीनी बनाना, टूल बॉक्स टॉक्स को कंडक्ट करना और सेफ्टी मीटिंग्स को अरेंज करके वर्कर्स को हैजर्ड्स और रिस्क से बचाव की तालीमात फराहम करना। इन सब चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के मेजर्स में काउंट किया जाएगा। दोस्तों अब आप स्टेप नंबर 5 होगा पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये कंट्रोल्स का सबसे कमज़ोर और नाकस निज़ाम समझा जाता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से फ़कत वो शख्स जिसने इसे पहन रखा होगा वो किसी हद तक अगर इक्विपमेंट की कंडीशन, डिज़ाइनिंग, सिलेक्शन और सबसे बढ़कर अगर वो ठीक तरीके से पहना गया है मुतल्लिका वर्कर को तहफ़्फ़ुज़ यानी प्रोटेक्शन फराहम करेगा। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि बाज़ औक़ात पीपीई अगर ठीक तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो वो एडिशनल हैज़र्ड्स क्रिएट करने का सबब भी बन जाता है। पीपीई की सिलेक्शन, डिज़ाइनिंग और पहनने के तरीके को अगर आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नज़र आने वाले लिंक को क्लिक कर दें और पीपीई की तफसील, तरतीब, वो किस हद तक एक वर्कर की जान बचाने में मावन साबित हो सकता है और उसकी लिमिटेशन क्या है आप बआसानी जान सकते हैं। अगर मैं बहुत इख्तिसार का मुजाहरा करूं और कंट्रोल्स के स्टेप्स को कंक्लूड करूं तो एलिमिनेशन का मतलब है हैज़र्ड का मुकम्मल खात्मा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है हैज़र्ड को रिप्लेस करना। इंजीनियरिंग कंट्रोल का मतलब है वर्कर्स को हैज़र्ड्स के पास जाने से रोक देना। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब होगा लोगों की आदत और उनके काम करने के तरीकाकार को बदल देना। और पीपीई का मतलब है जहां सभी कंट्रोल्स कोशिश के बावजूद भी हैज़र्ड को कंट्रोल करने में नाकाम हो जाएं, वहां वर्कर की हिफाजत के लिए उसे कुछ इक्विपमेंट मुहैया कर देना जैसे हेलमेट, एससीबीए, गैस मॉनिटर या फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस। दोस्तों अब हम आते हैं हैज़र्ड कंट्रोल मैनेजमेंट या हैज़र्ड रिडक्शन मैनेजमेंट के स्टेप नंबर 4 की तरफ। वो है इवेलुएट द रिजल्ट्स। इससे पहले 3 स्टेप गुजर चुके। स्टेप 1 में हाउ टू स्पॉट द हैज़र्ड, स्टेप 2 में हाउ टू असेस द रिस्क, स्टेप 3 में हाउ टू फिक्स द प्रॉब्लम, भले ही वो एलिमिनेशन से हो या फिर पीपीई से। अब स्टेप नंबर 4 इवेलुएशन के अंदर हम उन इक़दामात की इफ़ेक्टिवनेस का जायज़ा लेते हैं कि हमने जो जो तरीका अभी तक अडॉप्ट किया है, अप्लाई किया है, वो कितना कारआमद साबित हुआ है। ये कहाँ से पता चल सकता है? यकीनन साइट पे जाकर वर्कर्स से मालूमात करके। क्या इन तब्दीलियों के नतीजे में वर्क प्लेस सेफ्टी का मेयार बेहतर हुआ? क्या इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स में कमी देखने में आई? क्या वर्कफोर्स का मोराल बुलंद हुआ? क्या सिकनेस और एब्सेंटिज्म में कमी वाक़ई हुई? या फिर ये कोशिश किसी हद तक कामयाब हुई है और अभी बहुत कुछ या फिर कुछ ना कुछ करना बाकी है? जब तक इवैल्यूएशन का पार्ट
दयानतदारी से कवर नहीं होगा, आप सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि इसी स्टेप ने ये तय करना है कि कौन से वर्क प्रोसीजर्स इफेक्टिव हैं और उन्हें एज इट इज़ चलते रहना चाहिए, और कौन सी चीज़ों में तब्दीली की फ़ौरन ज़रूरत है। बसूरत दिगर अनकंट्रोल्ड हैजर्ड्स किसी बड़े खतरे या हादसे का सबब बन सकते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। इसकी ज़रूरत कब पेश आती है और क्यों पेश आती है। दोस्तों आप जानते हैं, हर दिन रात में ढल जाता है, हर सुबह शाम में ढल जाती है, हर रोज नई इजादात होती हैं। क्या सेफ्टी प्रोसीजर्स पर इन नई इन्वेंशंस का कोई असर नहीं होता? यकीनन होता है। इसलिए मॉनिटरिंग और रिव्यूइंग के स्टेप को उतनी ही अहमियत होगी जितनी हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने, लोगों की निशानदेही करने के जो खतरात में घिरकर अपनी सेहत और सलामती को तबाही से दो चार कर सकते हैं, कंट्रोल्स को समझने और इम्प्लीमेंट करने के तरीकाकार का तयन और इवेलुएशन के रिजल्ट्स का जायजा लेना। दोस्तों अब एक प्रोसीजर को रिव्यू करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब प्रोजेक्ट में कोई नई मशीनरी लाई जाए, किसी नए प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए, नए हैजर्ड्स की निशानदेही हो जाए, स्टेट की हद तक या इंटरनेशनली सेफ्टी के कानून में कोई तब्दीली वाक़ हो जाए, वर्क प्लेस चेंज हो जाए या वर्क फोर्स तब्दील हो जाए, या नए मुलाजमीन को भर्ती कर लिया जाए, या अगर कोई हादसा रूनमा हो जाए और उसमें प्रोसीजरल लैप्स की निशानदेही हो, तो लामहला रिस्क असेसमेंट को रिवाइज और रिव्यू किया जाएगा। नई स्ट्रेटजीज को पुराने डॉक्यूमेंट में इनकारपोरेट करके इसका रिवाइज्ड वर्जन साइट और प्रोजेक्ट को सर्कुलेट किया जाएगा, ताकि उस हादसे को दोबारा होने से मुकम्मल तौर पर रोका जा सके। दोस्तों इस सारी एक्सरसाइज का मकसद एक वर्कर को काम के दौरान हादसे से बचाना है, क्योंकि कोई भी शख्स किसी भी प्रोजेक्ट, कंपनी या कंट्री में मरने या फिर डिसेबल होने के लिए कभी नहीं जाता, बल्कि उसके पीछे उसके ढेर सारे ख्वाब और सपने होते हैं। वो उन्हें ताबीर देने के लिए समुंदर पार जाने का रिस्क ले लेता है, और इस सोच में अकेला वो खुद नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली शामिल होती है। आपने, मैंने और हम सब ने ये अहद करना है कि जिस तरह हमें अपनी जान, इज्जत, आबरू और तरक्की पसंद है, यही सोच हमें अपने से छोटे और अपने साथ वाले वर्कर्स और दोस्तों के लिए अपनाना पड़ेगी। ऐसा क्यों कर मुमकिन हो सकता है जब आप लर्निंग के प्रोसेस को जारी और सारी रखेंगे। सेफ्टी फर्स्ट एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत ही हकीर सी काविश है, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी के एहसास को किसी भी सूरत मरने नहीं देना, क्योंकि मेरी और आपकी तरह हर इंसान किसी न किसी की आंखों का तारा होता है, किसी न किसी को वो दिलो जान से प्यारा होता है। वो भी किसी घर और किसी माँ का वाहिद सहारा होता है। जिंदगी तो फकत एक बार के लिए मिलती है। अगर इस एक बार को यादगार बनाना चाहते हो तो दूसरों के दर्द का मदावा बन जाओ, दूसरों को साथ लेकर चलने का रास्ता बन जाओ, और हर रोज किसी न किसी आंख में खुशी की तुम वजह बन जाओ। और फिर देखना कि हैजर्ड्स की तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप साइट पर निकला करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, तो हैजर्ड्स खुद आपको पुकार पुकार कर कहेंगे कि साहब जी, जरा हम पर भी नजर डाल लीजिए, वरना बहुत तड़पाएगा दर्द जुदाई तुमको, बहुत तड़पाएगा दर्द जुदाई तुमको।
हमारा क्या है, हम तो मर जाएंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें और बाखबर रहें हर आने वाली नई वीडियो से, क्योंकि वीडियो का अपलोड होना और नोटिफिकेशन का आप तक पहुंच जाना 2 in 1 एट द सेम टाइम। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। अगर आपके जहन में इस वीडियो से मुतल्लिक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, इस दुआ के साथ कि आप और आपके अहले खाना सुखी और सलामत रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।